आज हम विज़न IAS PT 365 पढ़ रहे हैं। ये अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल है। ये फरवरी से लेकर अप्रैल 2021 तक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक है, सो हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट इन इंडिया है, सेडिशन लॉ इन इंडिया है, यूनियन सिविल कोर्ट है, एंड देन है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2021 में, इसको देखेंगे। फिर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, फिर आर्बिट्ररी एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2021, फिर देन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं 2021 के, ये गाइडलाइंस है सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी के लिए एंड गाइडलाइंस है टू डिजिटल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म। फिर अनलॉ एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, फिर पब्लिक इंटेंट डाटा है, देन ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड है, फिर अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, फिर देन एक्सट्रा। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट इन इंडिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आस्क करा है गवर्नमेंट को कि वह क्लेरिफाई करे ऑन द स्टेटस ऑफ 55 रिकमेंडेशन जो दी गई थी कॉलेजियम के द्वारा जुडिशल अपॉइंटमेंट के लिए वेरियस हाई कोर्ट में। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या होती है। ये 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्रिएट की गई थी। ये प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिप्लेस करती थी कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया क्योंकि ये वायलेट करती थी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसको भी ये वायलेट करती थी। सो उसके बाद रिस्टोर कर दिया जो कॉलेजियन सिस्टम था जो हमारा, और नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर भी था 2016 में, ये गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया गया था। एक फ्रेश सेट ऑफ गाइडलाइंस थी ताकि अपॉइंटमेंट के लिए टू द हायर जुडिशरी, बट इसका भी एग्रीमेंट नहीं था गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में भी। एंड देन फिर अब हम देख लेते हैं सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट होती है इंडिया में, वह कैसा सिस्टम है। सो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में ये दिखाया गया है कि जो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है वह सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट करते हैं, वह कंसल्ट करेंगे इसके लिए सबसे पहले CGI से एंड अदर जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो जजेस हैं, अगर वो नेसेसरी समझते हैं तो। 217 जो आर्टिकल है वह हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट इसमें कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो गवर्नर ऑफ जिसका हाई कोर्ट जिसमें सिचुएटेड है, एंड देन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विच इज़ कंसर्न्ड, उसके साथ कंसल्ट करके देन प्रेसिडेंट जो हाई कोर्ट का जज है उसको अपॉइंट करता है। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर क्या होता था, कॉलेजियम सिस्टम एक सिस्टम के रूप में था जिसमें एक कमेटी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के और 3 मेंबर से हाई कोर्ट के, अगर हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट करने होते थे तो ये की डिसीज़न लेते थे रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र करना होता था अगर जजेस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये 3 जज केसेस थे जो कि 1981 से लेकर 1998 तक था। ये कॉलेजियम सिस्टम फॉर्म करते थे जजेस को अपॉइंट करने के लिए। एंड 3 जजेस केस के बारे में देखते हैं। ये वह 3 जजेस केस थे। फर्स्ट जज केस हुआ था 1981 में, जिसको SP गुप्ता केस भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकमेंड किया गया था, और जो रिकमेंडेशन दी जाती है CGI के द्वारा प्रेसिडेंट को, वह रिफ्यूज़ करी जा सकती है कोजेंट रीजंस के कारण, ताकि और ये जो उनकी जजमेंट थी ये ग्रेटर से देती थी एग्जीक्यूटिव को। एंड देन सेकेंड जज केस हुआ था 1993 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी इसे बोला जाता है। CGI को ज़रूरत होती थी कि वह 2 सीनियर जज को कंसल्ट करे जुडिशियल अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के मैटर में, और ऑब्जेक्शन इसमें रेज़ किया गया एग्जीक्यूटिव ऑन अपॉइंटमेंट के द्वारा, एंड कॉलेजियम मे और मे नॉट चेंज देयर रिकमेंडेशन विच इज़ बाइंडिंग ऑन एग्जीक्यूटिव। ओके, तो इसमें वह रिजेक्ट नहीं कर सकता था जो भी एडवाइस CGI और उसके सीनियर जजेस को कंसल्ट करने के बाद वह देते थे।
देन फिर थर्ड जजेस केस हुआ था 1998 में। सीजीआई को 4 सीनियर मोस्ट जज से कंसल्ट करना पड़ता था बिफोर जुडिशियल अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र मैटर से रिलेटेड। अब हम रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक कर दिया आर्टिकल 224A, जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था। रिटायर्ड जज जिनको एड हॉक जजेस के रूप में अपॉइंट करते थे टू द हाई कोर्ट, स्पेशली दोज हु हैव अ लॉट ऑफ पेंडिंग केसेस। एड हॉक जजेस क्या होते थे? अंडर आर्टिकल 127, 224 और 224A के तहत अपॉइंट किए जाते थे एड हॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये अंडर आर्टिकल 127 में ये इसलिए था कि ताकि अगर लैक ऑफ क्वेरम हो जजेस का, तो देन सीजीआई कंसेंट के साथ प्रेसिडेंट की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो हाई कोर्ट से कंसर्न करके अपॉइंट करते थे जज को एज एन हेड हॉक जजेस के रूप में। ये आर्टिकल 127 में मेंशन है। देन आर्टिकल 224 है, ये एडिशनल और एक्टिंग जजेस होते थे जो कि अपॉइंट किए जाते थे, जो कि लॉन्गर पीरियड जो कि एक्सीड करे जाते थे 2 ईयर्स और 62 ईयर्स ऑफ एज के बाद के लिए था, जो भी इसमें अर्लियर हो, ताकि एड्रेस कर सके जो टेम्प्रेरी राइज है जाता है बिजनेस का हाई कोर्ट में। एंड देन है 224A आर्टिकल। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि ताकि वह अपॉइंट कर सके एक पर्सन को जो कि पहले जज रह चुका है, टू टेक अ सीट एज अ जज इन द कोर्ट एंड विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। पर इसको भी एवॉक्ट कर दिया थ्राइज इन द पास्ट एंड हैज़ मोर और लेस स्टे डोरमेंट फॉर ईयर्स। ओके, तो अभी हमने ये सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट के बारे में देख लिया है। हमने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश की गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक कर दिया बिकॉज ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको वायलेट करती थी। देन इसको ख़त्म कर दिया इस बॉडी को और फिर से री इस्टेब्लिश कर दिया गया कॉलेजियम सिस्टम को। एंड देन हमने ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016 देखा। इसमें फ्रेश गाइडलाइंस ड्राफ्ट की गई थी ताकि अपॉइंटमेंट कर सके हाईएस्ट जुडिशरी को, परंतु ये भी अभी डिसएग्रीमेंट में है गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में। फिर हमने आर्टिकल 124 देखा एंड देन हमने आर्टिकल 127 देखा। 124 में जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, आफ्टर कंसल्टिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट जजेस एज ही कंसिडर नेसेसरी। एंड देन हमने आर्टिकल 127 देखा कि हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए होता है और प्रेसिडेंट इसमें कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर को भी कंसल्ट करता है और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को भी कंसल्ट करता है। हमने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में देखा। ये कॉलेजियम होता है जो कि रिकमेंड करता है नेम टू द प्रेसिडेंट और ये आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है। 1981 और 1998 के बीच में 3 इम्पॉर्टेंट केसेस हुए थे जिन्होंने इसको रिफॉर्म करा है कॉलेजियम सिस्टम को। फर्स्ट जजेस केसेस में ये जजमेंट आई थी कि प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकता है सीजीआई की रिकमेंडेशन कॉगेंट रीज़न की वजह से। सेकंड जजेस केस में इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। इसमें उनके डिसीज़न को बाइंडिंग घोषित करा गया और उसमें 2 सीनियर जजेस और ऐड कर दिए गए रिकमेंडेशन के लिए। देन थर्ड जजेस केस 1998 में 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के साथ मेंशन कर दिए गए जो कि एडवाइस करते थे प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड। देन हमने 3 आर्टिकल्स पढ़े थे, 127 आर्टिकल, 224 एंड 224A आर्टिकल। 224A को स्ट्रक डाउन कर दिया गया है जो कि रिटायर्ड जजेस को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था एज एन एड हॉक जजेस के रूप में। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह सेडिशन लॉ से रिलेटेड है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करा है प्ले अर्जिंग टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी जो कि डील करता था सेडिशन से। सेडिशन का लॉ है, ये ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था 1837 थॉमस मकॉली के द्वारा जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे, बट उसको इनएक्सप्लिसिबली ओमिट कर दिया when the IPC was enacted in 1860. Then सेक्शन 124A को इंसर्ट करा गया 1870 में अमेंडमेंट के थ्रू सर जेम्स स्टेफन के द्वारा, क्योंकि वह
उनकी नज़रें में ये नीड थी कि स्पेसिफिक सेक्शन होना चाहिए जो कि ऑफेंस से रिलेटेड हो। देन ये वन ऑफ मैनी ड्रैकोनियन लॉ है जो कि स्टिफल करता था वॉइस ऑफ डिसेंट एट दैट टाइम। जो फर्स्ट केस था इसके अंदर वो रजिस्टर किया गया था 1894 में जोगेंद्र चंद्र बासु के खिलाफ, एक जो कि एडिटर थे न्यूज़पेपर के बोंगोबाशी, जो कि पब्लिश्ड करता था आर्टिकल जो कि क्रिटिसाइज़ करा था, उसमें एज ऑफ कंसेंट बिल से रिलेटेड था। ये 1891 में आया था, आपको पता ही होगा। देन जो बाल गंगाधर तिलक है, एनी बेसेंट है और अली ब्रदर्स हैं, और मोहम्मद आज़ाद, मौलाना आज़ाद और गांधी के खिलाफ ये सेडिशन लॉ लगाया गया था और उनकी वजह से उन्हें इम्प्रिजन भी करा गया था उनको। देन हम देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट थी सेडिशन लॉ के लिए। इससे पहले हम सेडिशन के बारे में देख लेते हैं। जो इंडियन सिविल कोड है, इंडियन पिनल कोड है, उन्होंने डिफाइन करा है सेडिशन आर्टिकल सेक्शन 124 ए के अनुसार एक ऑफेंस कमिट किया जाता है जब कि पर्सन ब्रिंग्स करना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि वह हेटेड और कंटेम्प्ट ला सके और एक्साइट कर सके, अटेम्प्ट कर सके, ताकि डिसअफेक्शन हो टूवर्ड्स अ गवर्नमेंट जो कि चल रही है एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। ये वर्ड्स के थ्रू वह सेडिशन का केस फाइल कर सकते हैं जो कि स्पोकन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, साइन के थ्रू भी होता है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज। डिसअफेक्शन होता है जैसे कि डिसलॉयल्टी हो और जो भी एनिमी फीलिंग्स हो टूवर्ड्स गवर्नमेंट। सेडिशन एक ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट कैटेगरी के अंदर आता है और ये अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट के तहत होता है और डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट और ऑफिस सीक्रेट एक्ट के तहत भी होता है। ये एक नॉन बेरेबल ऑफेंस है और इसमें पनिशमेंट होती है 3 ईयर से लेकर लाइफ टाइम तक और इसमें फ़ाइन भी ऐड करा जाता है। पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ इज़ बार्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट, जो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, दे हैव टू लीव विदाउट पासपोर्ट एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ इन द कोर्ट एट ऑल टाइम्स व्हेन रिक्वायर्ड। सो अब हम देखते हैं वेरियस जजमेंट जो कि सेडिशन लॉ के लिए है। सबसे पहले है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1962 में हुआ था। इसने अपहेल्ड करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेडिशन लॉ, जो कि उन्होंने ये रूल करा था कि जो पावर है वे ज़रूरत है पावर की, ऐसी ज़रूरत स्टेट को ताकि वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। परंतु इसमें ये ऐड भी करा कि पर्सन कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सेडिशन ओनली इफ़ हिज एक्ट कॉज, मतलब अगर उसके एक्ट कॉज्ड इंसाइटमेंट टू वायलेंस और इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट अ पब्लिक डिसऑर्डर और कॉज डिस्टर्बेंसेस ऑफ पब्लिक पीस। देन हम देखते हैं बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 में। इसने क्लेरिफाई करा था कि शाउटिंग स्लोगन्स जो कि इवॉक्ट करते हैं नो पब्लिक डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन। ओके, व्यू पॉइंट देख लेते हैं लॉ कमीशन का ऑफ इंडिया ऑन सेडिशन। 39th रिपोर्ट थी 1968, उसके अनुसार जो लॉ कमीशन है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये आइडिया था जो कि रिपेल करने का था सेडिशन को। दैन 42nd रिपोर्ट थी 1971 में। ये पैनल जिन्होंने वांट किया था कि जो स्कोप है इस सेक्शन का उसको एक्सपेंड करा जाए ताकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न डाला जाए, लेजिस्लेचर में भी, जुडिशरी में और गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ। 267th रिपोर्ट देखी जाए 2017 की, तो लॉ कमीशन ने डिस्टिंग्विश करी थी बिटवीन सेडिशन एंड हेट स्पीच और प्रोवाइड करा था कि जो ऑफेंस है हेट स्पीच का वह स्टेट को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करके, पब्लिक शांति को डिस्टर्ब करके, इनवैलिड सेडिशन इज़ डायरेक्टली ऑन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। और 2018 में लॉ कमीशन ने एक पब्लिश करी थी कंसल्टेशन पेपर जो कि रिकमेंड करता था कि इट इज़ अ टाइम टू रीथिंक और रिपेल द सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड दैट डील्स विद सेडिशन। और रिसेंट कंसल्टेशन पेपर के अनुसार जो लॉ कमीशन है उन्होंने सजेस्ट किया है कि इन्वॉक कर दिया जाए सेक्शन 124A को ताकि ओनली क्रिमिनलाइज एक्ट और सिर्फ उसको इसी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए क्रिमिनलाइज एक्ट में, और जो कि इंटेंट करता हो ताकि पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट हो।
और ओवरथ्रो करना चाहता है गवर्नमेंट को विद वायलेंस एंड इलीगल मीन्स। तो ये हमारा सेडिशन लॉ कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने 124A सेक्शन के बारे में देखा आईपीसी के, और 1837 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इसको 1860 में ओमिट कर दिया गया है, फिर उसको री इंसर्ट कर दिया गया इंडियन पिनल कोड में जेफरी स्टीफन के द्वारा 1870 में। और सबसे पहला जो केस रजिस्टर जिसके खिलाफ हुआ था 1891 में हुआ था जोगेंद्र चंद्र बासु के खिलाफ। उन्होंने उनके न्यूज़पेपर बंगो भाषा में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिन्होंने उसमें क्रिटिसाइज़ किया था जो एज ऑफ कंसेंट बिल था 1891 का। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और अली ब्रदर्स, मोहम्मद मौलाना आज़ाद एंड गांधी सब, इन्होंने सभी सेडिशन चार्जेस को फेस किया है। सेडिशन में हम वर्बल एक्सप्रेशन होता है अगर वर्ड से, साइंस के थ्रू और रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर कंटेम्प्ट और हेटेड लाने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसे उनके खिलाफ सेडिशन चार्जेस लगते हैं। डिसअफेक्शन का मतलब होता है डिसलॉयल्टी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। एंड इसमें बहुत सारे केसेस इंक्लूड है जैसे अनलॉ एक्शन प्रिवेंशन एक्ट, डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें 3 to लाइफ टाइम तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, और उस पर्सनस को बार्ड कर दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब से। फिर हमने वेरियस जजमेंट को देखा था, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, देन हमने बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 को देखा था। इन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया गया था जो कि शाउटिंग स्लोगन्स जो कि इन्वॉक्ड नहीं करते हैं पब्लिक रिस्पांस को, वह सेडिशन के चार्जेस के अंदर नहीं आते। फिर हमने लॉ कमीशन के व्यू पॉइंट को देखा था। फाइनली उन्होंने यह रिसेंटली उन्होंने अपने कंसल्टेशन पेपर में यह सजेस्ट किया है कि 124A सेक्शन क्रिमिनलाइज्ड तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, जो कि क्रिमिनलाइज एक्ट के खिलाफ ही होना चाहिए। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिप्लाई करा है सेंटर को ऑन अ पीएल फ्रॉम द सेंटर ऑन अ पीएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुआ था, जो कि एक जेंडर और रिलीजियस न्यूट्रल यूनिफॉर्म ग्राउंड ऑफ सक्सेशन चाहता था और इनहेरिटेंस फॉर सिटीज़न इन द कंट्री। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को माना जाता है एक सिंगल लॉ जो कि एप्लीकेबल होगा टू ऑल द सिटीज़न ऑफ इंडिया पर्सनल मैटर में, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, कस्टडी, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। यूनिवर्स सिविल कोड है, ये रिप्लेस करता है जो फ्रेगमेंटेड पर्सनल लॉज होते हैं, अलग अलग लॉज होते हैं, और एक ही कोड के अंदर पूरी कंट्री को ये लेके आ जाता है। इसमें इंटरपर्सनल रिलेशन भी आते हैं और रिलेटेड मैटर आते हैं जो कि डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी के लिए डिफरेंटली अरेंज होते हैं। आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का देखा जाए तो इसमें कहा है कि स्टेट को एंडेवर करना चाहिए ताकि हम सिक्योर कर सकें यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉर द सिटीज़न थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 44 है, ये एक वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, और इसको डिफ़ाइन करा गया है आर्टिकल 37 में, जो कि जस्टिसेबल नहीं है, मतलब ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, पर ये फंडामेंटल है टू द गवर्नेंस। देन हम देखते हैं गवर्नेंस ऑफ पर्सनल लॉ इन इंडिया। अभी बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटी के डिफरेंट पर्सनल लॉज होते हैं, और ये लार्जली फोकस करते हैं मैरिज और डाइवोर्स के रिस्पेक्ट में, कस्टडी और गार्डियनशिप के मामले में, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के मामले में, सक्सेशन और इनहेरिटेंस के मामले। जो हिंदू पर्सनल लॉ है वो 4 एक्ट में कॉडिफाई है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। जो कि टर्म हिंदू है, इसमें सिख्स भी आते हैं, जैन्स आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं इस लॉ के पर्पस के अंदर। देन मुस्लिम का पर्सनल लॉ है जो कि कॉडिफाई नहीं है, पर ये उनके रिलीजियस टेक्स्ट के अनुसार होता है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे 200 ट्राइब्स तक हैं जिनके वेरिड कस्टमरीज लॉज हैं, ट्रेडिशनल लॉज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है जो उनके लोकल कस्टम है नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में, और रिफॉर्म जो हिंदू लॉ है वो भी कस्टमरी जो प्रैक्टिसेस है उसको प्रोटेक्ट करता है। गोवा एक ओनली स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड देखा जाता है, जो पोर्चुगीज़ सिविल कोड है 1867 का, जो कि कंट्रीब्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है आफ्टर इंडिया एनेक्स्ड गोवा इन 1961। वह अप्लाई करता है सभी गोवंस के लिए,
एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस और एथनिक कम्युनिटी। तो ये पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस की वजह से इस लॉ के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में है। तो देन जो पोर्चुगीज़ कोड है वह कंप्लीट यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, परंतु इसके अंदर बहुत सारे प्रोविज़न है जो कि रिलीजियस बेसिस पे है। सबसे पहले जो नोटेबल जो है इसमें, हिंदू जो मैन है वह उसको अलाउ करा गया है बाईगैमी के लिए अगर उनकी वाइफ फेल कर जाती है कि वह चाइल्ड डिलीवर नहीं कर सकती बाय द एज ऑफ 25 और मेल चाइल्ड है उसमें अगर एज ऑफ 30। सो ये हमने देख लिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट है 2021 का, इससे रिलेटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।